गाइज आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जनरली कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में जनरली हम स्टडी करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज। जनरली हम जानते हैं कि यदि दो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? रिपल्सन फोर्स। यदि एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज निगेटिव हो तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स। यदि एक निगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? अट्रैक्शन फोर्स। यदि दोनों चार्ज निगेटिव हो तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स। ये तो हमको पता है कि रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? यदि दो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होगा? इसको स्टडी करने के लिए, इसको जानने के लिए हम जनरली स्टडी करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ में जनरली मान लेते हैं कि दो कोई पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2। Q1 Q2 मान लेते हैं कि दोनों पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा? इसको स्टडी करने के लिए जनरली हम कूलम्ब्स लॉ का उपयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। डिस्टेंस हमेशा चार्ज के सेंटर से लेते हैं, दोनों चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है? R है। अब इनके बीच Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स अप्लाइड होगा वो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या तो हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या तो कह सकते हैं कि F यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दोनों फार्मूला को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। जनरली हम ये जानते हैं कि यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो यहां पर कांस्टेंट क्या ऐड होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर K को हम कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, वेयर K कूलम्ब कांस्टेंट। वेयर K कूलम्ब कांस्टेंट। यहां K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। यहां से K का SI यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? यहां जनरली हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? FR² इक्वल टू क्या गिवन है? K Q1 Q2। तो यहां से K इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। K इक्वल टू यहां से F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहां पर r² है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। Q1 चार्ज है और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से K की एक और वैल्यू होती है जिसको हम देखेंगे। K का दूसरा वैल्यू होता है 1/4πε। K इक्वल टू 1/4πε। यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू होता है ε0 K, या इसी को ε0 K भी बोलते हैं। तो यहां से एयर मीडियम के लिए K की वैल्यू होता है 1। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू यदि हम पुट कर दें K इक्वल टू 1/4πε0 K, और एयर मीडियम के लिए K की वैल्यू 1 होता है, तो एयर मीडियम के लिए क्या वैल्यू होगा 1/4πε0। अब इसको फोर्स वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की वैल्यू यहां पर क्या है 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहां से जनरली हम ये देखे हैं कि कूलम्स लॉ जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, और F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर को, R स्क्वायर के, इसको जनरली हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब मान लेते हैं कि जैसे दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R। जनरली जो भी डिस्टेंस लेते हैं तो हम दोनों चार्ज के सेंटर से लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज कर दिए, यदि डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो देखेंगे कि फोर्स जो होता है 4 टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यदि R की वैल्यू इंक्रीज करके 2r कर दिया जाए, R की वैल्यू इंक्रीज करके 2r कर दिया जाए, तो यहां से फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r को क्या लिखेंगे अब यहाँ पर 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू जो है 4 टाइम क्या हो गया डिक्रीज कर गया। और यदि मानते हैं कि R की वैल्यू हाफ कर दिया जाए, R की वैल्यू हाफ कर दिया जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पर R पहले R डिस्टेंस था, अब कुछ समय के बाद इसको R/2 कर दिया जाए, तो देखेंगे कि फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r को क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू यहाँ पर R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर अपान 4 क्या होगा, यहां से F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/r स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे कि यदि डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और यदि डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो है 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। हो गया सर।